हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप योगी। आज मैं आपको क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 का जो नाम है वो है कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ने से पहले इसके टॉपिक को क्लियर करते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन जो वर्ड है वो बना है कॉलोनी से। कॉलोनी मीन्स ये होता है कि जैसे इंडिया में ब्रिटिश लोग आए थे, वो आए थे एज ए ट्रेड करने, व्यापार करने आए थे इंडिया में। और व्यापार के साथ ही उन्होंने क्या कर लिया, अपना पूरा जो अधिकार है, पूरी जो टेरिटरी है वो अपने कब्जे में कर लिया। तो वही चीज टॉपिक में किया गया, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। टेरिटरी मतलब क्या होता है, एरिया, फिक्स एरिया। वो व्यापार करने आए थे और पूरा एक टेरिटरी उन्होंने अपने अंदर कर लिया, मतलब इंडिया का पूरा पार्ट जो है उस पर अपना रूल कर दिया। तो कॉलोनाइजेशन मतलब कि उनका घर जो था वो ब्रिटेन में था, ब्रिटेन में उनका घर था, वो इंडिया में एज ए ट्रेड करने आए थे, एज ए कॉलोनी रहने आए थे। जैसे कि हम लोग देखते हैं एनटीपीसी कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, गेल कॉलोनी, ये सब अलग अलग कॉलोनी है। इनके क्या रियल में घर यहीं पे हैं? नहीं है, रियल ये और कहीं से बिलोंग करते हैं, लेकिन एज ए ये यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे रहने पड़ रहा है कॉलोनी में। बिल्कुल सेम ऐसे ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे, वो कॉलोनी बना के रह रहे थे। उनका काम क्या था, व्यापार करना, यहाँ से चीजें खरीदना, यहाँ से बेचना और अपने एरिया में लेके जाना। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब है कि वो आए और उन्होंने जो प्रोसेस स्टार्ट किया ट्रेडिंग का और यहाँ रहने का, उसी प्रोसेस को बोला गया कॉलोनाइजेशन। ठीक है, और कॉलोनाइजेशन किया ट्रेड टू टेरिटरी, पूरा व्यापार से लेकर उन्होंने पूरा एरिया अपने कब्जे में लिया। अब बात करते हैं टॉपिक की। 1600 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई, जो एक मुगल एम्परर था, जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो उसके बाद जितने भी छोटे मोटे राजा महाराजा थे वो अपना अलग अलग एरिया में कब्जा करना चाहते थे कि जिससे आप पे जो कुछ लग जाए। ठीक है, उसी टाइम क्या हुआ, अंग्रेज आए, उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स और ऐसी पॉलिसीज अपनाई कि डिवाइड एंड रूल वाली, कि फूट डालो और राज करो। मतलब राजा और राजाओं में उन्होंने आपस में लड़ा लिया और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में इंटरेस्टेड इस वजह से थे क्योंकि इंडिया को हम लोग कहते थे कि पहले सोने की चिड़िया। ऐसा मतलब सोने की चिड़िया का मतलब ऐसा नहीं है कि चिड़िया सोने की होती। इंडिया की सोने की चिड़िया का मतलब ये है कि मैं इस वजह बता रहा हूँ कि ये टॉपिक पे आ रहा है। सोने की चिड़िया का मतलब है कि इंडिया का जो क्लाइमेट, इंडिया के जो रिसोर्सेज, इंडिया का जो एटमॉस्फेयर ऐसा था कि यहाँ पे हर प्रकार का मिनरल्स, हर प्रकार की यहाँ पे एग्रीकल्चर, हर टाइप का ज्योग्राफिकल एरिया, हर टाइप का टॉपोलॉजी, हर प्रकार का प्रोडक्शन हो सकता क्रॉप का, सारी चीजें जो है इंडिया से हो सकती थी। इस वजह से इंडिया में उनको बहुत ज्यादा फायदा था। इसी वजह से इंडिया में इतने ज्यादा रिसोर्सेज भरे होने की वजह से वो इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें 15th सेंचुरी की, तो 15th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिचेस्ट कंट्री थी। मतलब सबसे वर्ल्ड की सबसे पैसे वाली कंट्री थी इंडिया और चाइना। और आज इंडिया इस हालत में है कि आज लोगों के पास अपना बेसिक नीड्स पूरे करने की जरूरत जो है वो नहीं कर पा रहा है पूरी। तो वही चीज है। तो अब हमारा टॉपिक आता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। अब यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज, तो जब भी हम बात करते हैं कि इंडिया में इंग्लैंड से लोग आए, मतलब ब्रिटिश लोग आए, तो ब्रिटिश को लोग सबसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा रूल किया। लेकिन ऐसा नहीं है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और वहां पे डिफरेंट कंट्रीज हैं। बात करें इंडिया में सबसे पहले कंट्री कौन आई थी, तो वो आई थी पोर्तुगीज, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए, लास्ट में जाके सबसे ज्यादा ब्रिटिश लोग आए। ये सभी लोग इंडिया में क्या आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। जब वो व्यापार करने के लिए आए तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि हालांकि पोर्तुगीज भी आए, फ्रेंच भी आए, डच पीपल भी आए और लास्ट में ब्रिटिश पीपल भी आए। तो सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों को मन में यह था कि जब तक ये अदर कॉलोनी बनी रहेगी, तो डच लोग बने रहेंगे, फ्रेंच और पुर्तगालीज बने रहेंगे, तब तक वो पूरी तरीके से इंडियन मार्केट में अपना रूल नहीं कर सकते। तो पहले क्या किया, ब्रिटिश ने जितने भी अदर कंपनी थी, जो पुर्तगालीज थी, जो डच थे, जो फ्रेंच पीपल थे, उनके साथ युद्ध करके उनको इंडिया से हटने पे मजबूर कर दिया और तब जाके अपना पूरा इंडिया पे कब्जा किया जाएगा।
ये एक छोटा सा रेफरेंस था इस चैप्टर का। अब बात करते हैं टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक था एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। यूरोपियन कंपनी से मतलब है वही जो कंट्री थी वो अलग अलग व्यापार करने के लिए इंडिया में आती थी। तो बात करते हैं बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। अब एक चीज और है, हम लोग 9th में है तो मैं टॉपिक क्लियर कर दे रहा हूं, थोड़ा बुक से अलग है। हम लोग देखते हैं अक्सर बुक में लिखा होता है एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। आपने कौन सी ईयर जानी कि 16th सेंचुरी जो है ये कह रहा है, तो ये कौन सी ईयर की बात कर रहा है? कौन सी ईयर ऐसे बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी, ये बीच में एक वर्ड दे देता है 16, 19। इसका मतलब क्या होता है कि कौन सी ईयर की बात कर रहा है? तो ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल से। मान लो इसमें लिखा है 16th सेंचुरी, एंड ऑफ 16th सेंचुरी, तो ये पर्टिकुलर कौन सी ईयर की बात चल रही है, कौन से सालों में बात चल रही है? तो ध्यान रखना, अगर आपको लिख दिया गया 16th सेंचुरी कहीं लिखा है, 16th सेंचुरी लिखा है या मान लो 15th सेंचुरी लिखा है या फिर 18th सेंचुरी लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं 16th सेंचुरी का। तो 16th सेंचुरी कहीं लिखा है तो वो जो बुक वाला है वो बात कर रहा है 1501 से लेकर 1599। ठीक है, इनको हम अलग अलग ना कह के हम इनको एक साथ बोल देते हैं 16th सेंचुरी। ठीक है, अब बुक में दे रहा है बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, तो एंड ऑफ द 16th सेंचुरी कह रहा है तो बात कर रहा है 1575 से लेकर 1599 तो ये हो गया एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। क्योंकि ऐसे हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी फिक्स ईयर और फिक्स मंथ में नहीं रख सकते, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ फिक्स कब हुआ, हिस्टोरियंस को पता ही नहीं है, तो उन्होंने कह दिया 16th सेंचुरी की बात थी, लास्ट 16th सेंचुरी की बात थी। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने 16th सेंचुरी की बात, ऐसे में अगर 18th सेंचुरी की बात करूं तो क्या होगा जाके 18th सेंचुरी का बात चल रही है, तो बात चल रही है 1701 से लेकर 1799 की। क्लियर? ऐसे ही अगर कहीं बात चल रही है डिकेड की, ठीक है, तो लिखा है कि 2 डिकेड्स बैक, मान लो लिखा है कहीं बुक में 2 डिकेड्स बैक, तो 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 इयर्स। ये चीज ध्यान रखना है। अगर मैं लिखा है 1 डिकेड या 2 डिकेड्स, तो मान लो 1 डिकेड लिखा है तो कह रहा है 10 साल, 2 डिकेड लिखा है 20 साल। तो ये चीज ध्यान रखना क्योंकि ये बेसिक टर्म है, ये आने चाहिए सही से, तभी हम उनको समझ में आएंगे। ओके, अब इसमें लिखा है बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी यूरोपियन ओवरसीज ट्रेड विद द ईस्ट बिगन टू द यील्ड एनॉर्मस प्रॉफिट। किस लास्ट 16th सेंचुरी में क्या हो रहा था कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो इंडिया से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे, बहुत ज्यादा। ग्रुप्स ऑफ मर्चेंट्स वर परमिटेड बाय द रूल्स ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज टू स्टार्ट ट्रेडिंग कंपनीज। जो मर्चेंट्स थे, जो ग्रुप्स थे, जो व्यापारी थे, वो क्या कर रहे थे? वर परमिटेड बाय द रूलर्स, मतलब इंडिया के जो राजा थे उनको परमिशन दे रहे थे। मतलब इंडिया में जो राजा है और बाहर से कोई रूलर आया इंडिया में व्यापार करने के लिए, तो पहले ऐसा रूल होता था कि आपको राजा से पूछ के ही इंडिया में व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो जितने भी यूरोपियन मर्चेंट्स थे, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे, ये सब क्या कर रहे थे? इंडियन रूलर से परमिशन लेके इंडिया में व्यापार कर रहे थे और बहुत पैसा कमा रहे थे। They established their trading center various part of the world, especially on the coast. वो क्या करते थे? अपना जहां से व्यापार कर रहे हैं वहां पे अपना ट्रेडिंग सेंटर बना लेते, खास तौर पे कोस्ट पे, समुद्र किनारे, क्योंकि पहले हवाई यात्रा होती नहीं थी और नॉर्थ साइड जाएं तो वहां पे क्या नाम हिमालय पर्वत पड़ता था। तो इंडिया में सबसे ज्यादा अगर फायदेमंद रहता था तो यहीं से रहता था कि वो समुद्र के रास्ते से आए। तो इसी वजह से जितनी भी ट्रेडिंग कंपनी थी उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग सेंटर था समुद्र किनारे बना के रखा था। ये एरिया समुद्र किनारे उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर बना के रखे थे। एंड these centers were called factories because officials of the companies were known as factor. इन्हीं ट्रेडिंग सेंटर को फैक्ट्रीज बोला गया क्योंकि यहीं से वो क्या करते थे? अपना सारा जितना भी काम काज होता था यहीं से निपटाते थे। These companies were given monopoly of the trade with the east. इन कंपनीज को पूरा अधिकार दिया जाता था, पूरा मोनोपोली मिलती थी। कहां से? ईस्ट से। मतलब ईस्ट का मतलब यहां पे है कि ईस्ट डायरेक्शन में, हम लोग वेस्ट साइड में आते, ईस्ट का मतलब यूरोपियन कंट्रीज से है। ठीक है,
This implied that no other merchants could be participate in the eastern trade. In return, the ruler received share of the profit. इसका मतलब ये था कि ईस्ट कंपनी ब्रिटिश से पावरफुल था। जब उन्होंने अपनी कंपनी, अपने लोग थे, उनको कह दिया कि जाओ इंडिया में ट्रेड करो जाके, इसका मतलब ये है कि अब और कोई यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के साथ व्यापार नहीं कमा सकती थी, व्यापार नहीं कर सकती थी, ना ही वहां से मुनाफा कमा सकती थी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे ज्यादा वेल नोन नेम है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यही वो कंपनी थी जो इंडिया में व्यापार के नाम पे आई थी और इसने पूरे इंडिया को अपना गुलाम बना दिया। यही वो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑन 31 December 1600, Queen Elizabeth I issued a charter granting East India Company to the monopoly to trade to East for the 15 years। कि क्या हुआ कि 1600 को जो इंग्लैंड की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने एक चार्टर मतलब एक आदेश जारी किया जिसमें साफ लिखा था कि इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती है अगले 15 सालों तक। केवल 15 सालों तक के लिए उन्होंने वो चार्टर निकाला था, वो आदेश निकाला था। दिस मीन नो अदर ट्रेडिंग कंपनी इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये है कि 15 साल तक अब और कोई कंपनी जो है यूरोपियन कंट्रीज की वो इंडिया में व्यापार नहीं कर सकती 15 सालों तक। 15 साल तक कौन व्यापार करेगी? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की। इट वॉज प्राइवेट कंपनी रन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी जो कि उसके डायरेक्टर वगैरह चलाते थे। तो फर्स्ट ट्रेडिंग डिपो नोन एज फैक्ट्री वाज सेट अप द सूरत बाय द कंपनी इन द अर्ली 17th सेंचुरी। बात कर रहे हैं पहला जो फैक्ट्री उन्होंने सेटअप की वो की अर्ली 17th सेंचुरी। अर्ली 17th सेंचुरी देखो मैंने बताया था कि शुरुआत में 16th सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पे 1600 आ चुका था। 1600 के बाद क्या आएगा? 1601, 1602, तो ये क्या है? 17th सेंचुरी लग गई। तो जब 16th सेंचुरी में जब आदेश आ गया तो 17th सेंचुरी लग गई। तो शुरुआत के 17th सेंचुरी की शुरुआत में क्या होगा? उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत यानी गुजरात में सेटअप कर दी। ठीक है, मुगल एम्परर जहांगीर ग्रांटेड द परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री ऑफ द टेरिटरी। जो राजा था उस टाइम के मुगल राजा थे जहांगीर, उन्होंने इस चीज की परमिशन दे दी कि आप जो है सूरत में अपनी फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं।